आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड के इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं जी। और एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो सदियों से चली आ रही है, मुंडा शासन व्यवस्था। हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं रटेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि ये व्यवस्था क्यों बनी, ये काम कैसे करती थी और इसके पीछे की सोच क्या थी। सही कहा। ये सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचा नहीं है, ये एक समुदाय के जीने का तरीका है, उनकी पूरी फिलॉसफी है। सही कहा। तो चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। कल्पना करते हैं कि हम सदियों पहले के झारखंड के घने जंगलों में हैं। ठीक है। कुछ मुंडा परिवार एक नई जगह पर बसने आते हैं। विशेष से पहले क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, वे जंगल के एक हिस्से को साफ करके उसे खेती के लायक बनाएंगे। अच्छा। और यहीं से, उस पहले कुल्हाड़ी के वार से ही मुंडा शासन व्यवस्था की नींव पड़ती है। वाह। इस जमीन को कहा जाता है खुंड-कट्टी भूमि। खुंड-कट्टी, ये शब्द ही कितना शक्तिशाली लगता है। खूंट का मतलब परिवार या वंश होता है ना? एकदम सही। खूंट मतलब परिवार, तो खुंड-कट्टी भूमि का मतलब है वो जमीन जिसे एक परिवार ने अपनी मेहनत से बनाया है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके इतिहास और पहचान का सबूत है। पहचान का सबूत? हाँ, मतलब जिसने जंगल साफ किया, जमीन उसकी और उसके वंश की हो गई। ये तो मालिकाना हक की सबसे बुनियादी और ईमानदार शक्ल है। और यहीं से गांव बसना शुरू होता होगा, एक परिवार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बिल्कुल। और जैसे ही एक समुदाय बनता है, उसे चलाने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। यहीं से दो प्रमुख पद सामने आते हैं। दो पद? हाँ, एक गांव को चलाने के लिए और दूसरा गांव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए। मतलब एक प्रशासनिक प्रमुख और एक धार्मिक प्रमुख। जी हाँ। गांव के प्रशासनिक प्रमुख को मुंडा कहा गया। ये पद आमतौर पर वंशानुगत होता था। वंशानुगत क्योंकि ये उसी परिवार से आता था जिसने गांव बसाया था। उसका काम गांव वालों से लगान वसूलना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाना था। तो एक तरह से वो गांव का मैनेजर और जज दोनों था। बिल्कुल। और दूसरा धार्मिक प्रधान, उसे कहते हैं पाहन। पाहन का काम गांव की आध्यात्मिक सेहत का ध्यान रखना था। पूजा पाठ करना, बलि चढ़ाना और ये सुनिश्चित करना कि ग्राम देवता खुश रहें, ताकि फसल अच्छी हो, बीमारियां दूर रहें और गांव में शांति बनी रहे। एकदम। ये एक बहुत सम्मानजनक पद था। तो क्या इन लोगों को कोई सैलरी मिलती थी? सैलरी का कॉन्सेप्ट तो नहीं था, लेकिन सम्मान और सुविधाएं थीं। पाहन को उसकी सेवाओं के बदले लगान मुक्त जमीन दी जाती थी। अच्छा। जिसे डाली कटारी भूमि कहते हैं। ये उसके काम का सम्मान था। इसी से जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प बात है भूत खेता। भूत खेता? नाम से तो कुछ डरावना लगता है। हाँ, नाम अनोखा है। मान्यता थी कि गांव को बुरी आत्माओं या भूत प्रेत के प्रकोप से बचाना भी जरूरी है। ठीक है। इसके लिए पाहन विशेष पूजा पाठ करता था। इस पूजा के खर्च के लिए उसे एक अतिरिक्त जमीन दी जाती थी, जिसकी आय से ये सब होता था। उसी जमीन को भूत खेता कहते थे। कमाल है। मतलब उन्होंने सिर्फ प्रशासन ही नहीं, बल्कि गांव की आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए भी एक स्थायी सिस्टम बना रखा था। जी। ये दिखाता है कि उनकी व्यवस्था में लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह की सुरक्षा का पूरा इंतजाम था। अच्छा, इन दोनों यानी मुंडा और पाहन के अलावा भी कोई होता था? इन दोनों के बीच तालमेल कैसे बनता था? बहुत अच्छा सवाल है। इन दोनों के सहायक के तौर पर और गांव में सूचना के प्रवाह को बनाए रखने के लिए महतो का पद था। महतो? हाँ, महतो गांव में मुंडा और पाहन के संदेश पहुंचाता था, लोगों को बैठकों के लिए बुलाता था। एक तरह से वो गांव का कम्युनिकेशन इंचार्ज था। ठीक है। तो अब हमारे पास एक गांव है जिसका एक प्रशासनिक प्रमुख मुंडा है, एक धार्मिक प्रमुख पाहन है और एक संदेशवाहक महतो है। लेकिन ये गांव सिर्फ प्रशासनिक इकाई तो नहीं होगा। मतलब लोग मिलते जुलते कहाँ थे, फैसले कहाँ लिए जाते थे? यहीं पर मुंडा जीवन शैली की आत्मा बसती है, और वो है गांव के 3 विशेष स्थल। 3 स्थल? हाँ, इनको समझे बिना मुंडा समाज को समझना नामुमकिन है। ये है सरना, अखड़ा और शासन। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सरना से शुरू करते हैं। सरना उनका पूजा स्थल था। ये कोई भव्य मंदिर नहीं, बल्कि आमतौर पर पेड़ों का एक पवित्र झुरमुट होता था, जहां उनके ग्राम देवता निवास करते थे। ओह, तो प्रकृति की पूजा। बिल्कुल। ये प्रकृति के साथ उनके गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। वो प्रकृति को पूजते थे, उसे नष्ट नहीं करते थे। आज भी झारखंड में सरना धर्म को एक अलग पहचान देने की जो मांग उठती है,
उसकी जड़ें यही हैं। और दूसरा अखड़ा, ये नाम तो बहुत सुना हुआ लगता है। हाँ, क्योंकि अखड़ा गांव का धड़कता हुआ दिल था। ये एक खुला मैदान जैसा होता था, लेकिन इसके काम अनेक थे। जैसे? दिन में ये गांव की संसद थी, जहां पंचायत बैठती थी। मुंडा और पाहन मिलकर फैसले सुनाते थे, विवाद सुलझाते थे। अच्छा। और जैसे ही शाम होती थी, यही अखड़ा गांव का कल्चरल सेंटर और कम्युनिटी हॉल बन जाता था। मतलब एक ही जगह पर गांव का सुप्रीम कोर्ट भी है और उसका डांस क्लब भी? बिल्कुल। ये आज की दुनिया में सोचना भी मुश्किल है, जहां हम काम और जीवन को इतना अलग रखते हैं। हाँ, और सोचिए इसका कितना गहरा सामाजिक असर पड़ता होगा। कोई भी फैसला बंद कमरों में नहीं, बल्कि सबके सामने लिया जा रहा है। सही बात है। उसी जगह पर जहां शाम को सब साथ नाचते गाते हैं। इससे व्यवस्था में जबरदस्त पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी बनी रहती थी। ये सिर्फ मनोरंजन की जगह नहीं थी, ये एक तरह से उनकी शिक्षा का केंद्र भी था, जहां कहानी और गीतों के जरिए युवा अपनी संस्कृति और नियम सीखते थे। ये अद्भुत है। और तीसरा स्थल शासन? शासन उनका समाधि स्थल था, जहां वे अपने मृतकों को दफनाते थे। लेकिन इसकी खासियत थी वहां रखे जाने वाले पत्थर। पत्थर? हाँ, अपने पूर्वजों की याद में वे वहां पत्थर के बड़े बड़े स्लैब रखते थे, जिन्हें शासन देरी कहते हैं। ये पत्थर सिर्फ स्मारक नहीं थे। तो फिर ये क्या थे? ये पत्थर एक तरह से उस परिवार के, उस गांव से रिश्ते का प्रमाण थे। उनकी वंशावली का एक भौतिक रिकॉर्ड थे। ओ, एक रिकॉर्ड की तरह? जी, अगर कभी जमीन को लेकर कोई विवाद होता तो शासन में रखा वो पत्थर इस बात का सबसे बड़ा सबूत होता था कि इस परिवार के पूर्वज यहाँ बसे थे और ये जमीन उनकी है। वाह, तो ये उनका लैंड रिकॉर्ड ऑफिस भी था और उनका मेमोरियल पार्क भी? बिल्कुल। सरना आस्था के लिए, अखड़ा जीवन और समाज के लिए, और शासन पूर्वजों की स्मृति और अधिकारों के लिए। ये तीनों मिलकर उनके पूरे जीवन चक्र को परिभाषित करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर दो गांवों के बीच कोई विवाद हो जाए तो उसे कौन सुलझाएगा? गांव का मुंडा तो सिर्फ अपने गांव तक ही सीमित है। यहीं से ये व्यवस्था और बड़ी और दिलचस्प होती जाती है। जब ऐसे मामले आते जिन्हें गांव का मुंडा नहीं सुलझा पाता, तो कई गांव को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनाई गई। आमतौर पर 10 से 12 गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनती थी। पट्टी? और इस पट्टी का प्रमुख कौन होता था? पट्टी के प्रमुख को मानकी कहते थे। ये पद भी वंशानुगत होता था। अच्छा। मानकी का काम अंतर ग्रामीण विवादों को सुलझाना था। आप इसे एक तरह की अपील कोर्ट समझ सकते हैं, जहां गांव के फैसले को चुनौती दी जा सकती थी। ठीक है, तो हमारे पास गांव के स्तर पर मुंडा है और उसके ऊपर पट्टी के स्तर पर मानकी है। क्या इसके ऊपर भी कोई स्तर था? हाँ। व्यवस्था का शिखर क्या था? का चुनाव होता था। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। मतलब गांव और पट्टी के स्तर पर पद वंशानुगत है जी, जो परंपरा को सम्मान देता है। लेकिन जब बात एक बड़े समुदाय के नेतृत्व की आती है तो वे चुनाव पर यानी योग्यता पर भरोसा करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस व्यवस्था की खूबसूरती है। ये तो योग्यता और परंपरा का एक अद्भुत संतुलन है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वे कितने दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि सबसे बड़े पद पर सबसे योग्य व्यक्ति को ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिवार से क्यों ना हो। और पढ़ा राजा अकेले काम नहीं करता था। मतलब उनकी अपनी एक कैबिनेट भी थी? बिल्कुल, एक पूरी विकसित कार्यकारिणी थी, किसी रियासत की सरकार की तरह। अरे वाह। सोचिए, उनके पास ठाकुर था जो पड़ेहा राजा का सहायक होता था, दीवान था जो मंत्री की तरह काम करता था, पांडे दस्तावेजों का रखरखाव करने वाला अधिकारी था। मतलब पूरा सेटअप था। हाँ, बरकंदाज गांव का सिपाही था और दारोगा सभा की पूरी कार्यवाही को कंट्रोल करता था। ओह। यहाँ तक कि एक लाल भी था जिसे सभा का वकील कहा जाता था। क्या बात है। मतलब उनके पास अपना वकील, अपना पुलिस वाला और अपना मंत्री, सब कुछ था। जी, ये तो मुंडा समाज की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सब कुछ एक जगह पर थी। ये अविश्वसनीय रूप से संगठित है। यकीनन, ये दिखाता है कि ये कोई आदिम या पिछड़ी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी, सुसंगठित और आत्मनिर्भर प्रणाली थी, जो एक समुदाय की हर जरूरत को पूरा करने में सक्षम थी। हाँ, न्याय से लेकर धर्म और मनोरंजन तक। तो इन सब का सार निकालें तो हम एक ऐसी व्यवस्था देख रहे हैं जो जमीन से शुरू होती है, परिवार को आधार बनाती है
और धीरे धीरे एक लोकतांत्रिक शिखर तक पहुंचती है। लेकिन आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है? अब तो हर जगह सरकारी पंचायतें हैं, सरपंच हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये सच है कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के आने से इन परंपरागत व्यवस्थाओं की कानूनी शक्तियां कम हुई हैं। हाँ, अधिकार तो अब सरकारी संस्थाओं के पास है। बिल्कुल। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सामाजिक स्तर पर इनका महत्व आज भी बहुत मजबूत है। मतलब ये व्यवस्था आज भी एक सामाजिक गोंद का काम कर रही है। एकदम। आज भी झारखंड के कई ग्रामीण इलाकों में लोग अपने छोटे मोटे विवाद, खासकर जमीन या परिवार से जुड़े मामले, लेकर थाने या कोर्ट जाने से पहले अपने मांकी या पढ़ा राजा के पास ही जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें उस व्यवस्था पर आज भी ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वो उनकी अपनी है, उनकी संस्कृति का हिस्सा है। और फैसले भी जल्दी होते होंगे। फैसले जल्दी और आपसी सहमति से होते हैं। तो कानूनी तौर पर भले ही कमजोर हुई हो, पर सामाजिक तौर पर ये आज भी जिंदा और सक्रिय है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि कोई भी व्यवस्था जो समुदाय की जड़ों से जुड़ी हो, उसे कानून बदलकर पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी। आज की हमारी आधुनिक शासन प्रणालियां, जो अक्सर आम लोगों से बहुत दूर और जटिल महसूस होती हैं, वे मुंडा व्यवस्था के किन सिद्धांतों से सीख सकती हैं? एक तो मुझे पढ़ा राजा का चुनाव ही बहुत प्रभावशाली लगा, जो योग्यता को वंश से ऊपर रखता है। वो तो है ही, लेकिन मैं अखड़ा के बारे में सोचने को कहूंगी। अखड़ा? हाँ, वो एक ऐसा स्थान था जो सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक जीवन को एक ही धागे में पिरोता था, जहां फैसले भी होते थे और उत्सव भी। क्या आज हम अपने गांवों और शहरों में ऐसे सामुदायिक स्थान फिर से बना सकते हैं, जो लोगों को सिर्फ वोटर या टैक्सपेयर के तौर पर नहीं, बल्कि एक समुदाय के सदस्य के तौर पर जोड़ें? जहां पारदर्शिता हो, सीधी भागीदारी हो और प्रशासन लोगों से दूर न लगे। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिए।